विमलेश जी कहाँ है? हाँ विमलेश जी, अपना विषय प्रारंभ कीजिए। निज गुण को पहचान कर प्रभु तुम जैसा बन जाऊं। करता हूँ सत सत बंधन, बस बस मुक्ति रमा अब पा जाऊं। आचार्य उमा स्वामी जी विरचित तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र के तृतीय अध्याय के आधार से भव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आदरणीय श्रीमती चेतना जी द्वारा इसका स्वाध्याय कराया जा रहा है। वे जैन शासन के आधारभूत सिद्धांतों को अनेक शास्त्रों से संकलित करके सरल और विशिष्ट भाषा शैली में चार्ट के माध्यम से समझा रही हैं। उनके अथक प्रयास की मैं सराहना व अनुमोदना करती हूँ। तृतीय अध्याय के कुल 39 सूत्रों में नरक आदि सब पृथ्वी रूप से, अधोलोक का व मध्य लोक के असंख्या द्वीप व समुद्रों का वर्णन किया गया है। सूत्र 1 से 6 तक अधोलोक का वर्णन, सातों पृथ्वियों के नाम, नरक बिलों की संख्या, नारकियों के दुख लेश्या व आयु के प्रमाण आदि का कथन है। सूत्र 7 से 13 तक मध्य लोक का वर्णन, कुछ द्वीप व समुद्रों के नाम, आकार व विस्तार का कथन, जम्बू द्वीप का विस्तार व आकार का कथन है। जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र हैं: भरत, हेमवत, हरि, विधेय, रम्यक, हिरण्यवत व ऐरावत। इन सातों क्षेत्रों को विभाजित करने वाले और पूर्व पश्चिम लंबे ऐसे हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ये 6 वर्षधर पर्वत हैं, कुलाचल पर्वत हैं। अब मेरा विषय है इन 6 कुलाचलों के मध्य में क्या है। 6 सरोवर। सूत्र: पद्म महापद्म तिगचित केसरी महापुंडरी पुंडरिका हृदास्तेषा मुप्री। अर्थात हिमवन पर्वत पर पद्म सरोवर, महाहिमवान पर महापद्म, निषद पर्वत पर तिगछ, नील पर्वत पर केसरी और रुक्मी पर्वत पर महापुंडरीक व शिखरी पर्वत पर पुंडरीक सरोवर है। प्रथमो योजन सहस्त्रायाम तदर्दो विस्कंबो हृदय 10 योजना वगह। अर्थात पद्म सरोवर 1000 योजन लंबा, इससे आधा अर्थात 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा है। तन मध्य योजनम पुष्करम, इसके बीच में, पद्म सरोवर के बीच में एक योजन का कमल है। यह कमल पानी से निकलकर आधा योजन ऊपर उठा हुआ है, तथा एक कोस की उसकी कर्णिका सुशोभित है। तद्विग्ना द्विग्ना हृदय पुष्करानी च, आगा आगे के तालाब और कमल दूने दूने हैं। अर्थात पद्म सरोवर से महापद्म सरोवर की लंबाई, चौड़ाई व गहराई, महापद्म सरोवर से तिंगची सरोवर की लंबाई, चौड़ाई व गहराई दूनी दूनी है। यह दूना दूना क्रम तिंगची नाम के तीसरे सरोवर तक है। उसके आगे के 3 सरोवर और उनके कमल दक्षिण के सरोवर और कमलों के समान विस्तार वाले हैं। अर्थात नील पर्वत पर केसरी सरोवर की लंबाई 4000 योजन, चौड़ाई 2000 योजन, गहराई 40 योजन, कमल 4 योजन का है। और महापुंडरीक सरोवर की लंबाई 2000 योजन, चौड़ाई 1000 योजन, गहराई 20 योजन, कमल 2 योजन विस्तार वाला है। शिखरी पर्वत पर वह पुंडरीक सरोवर की लंबाई 1000 योजन, चौड़ाई 500 योजन व गहराई 10 योजन विस्तार वाली है। कमल 1 योजन विस्तार वाला है। तन निवासन्यो देव्य श्री हिरी घृति कृति बुद्धि लक्ष्मी पल्योपम स्थित है सामान्य परिस्थित का। उन पद्म सरोवर आदि सरोवर के कमलों पर कर्म से श्री, ह्री, घृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, यह 6 देवियां सामानिक और पारिषद पारिषद देवों के साथ निवास करती हैं। इनकी आयु एक पल्योपम है। सरोवर के कमलों की कर्णिका के मध्य भाग में एक कोस लंबे, आधा कोस चौड़े और एक कोस के कुछ लंबे सफेद रंग के भवन हैं। उसमें वे देवियां रहती हैं। और उन तालाबों में जो अन्य परिवार कमल है,
उनके ऊपर सामानिक व पारिषद देव रहते हैं। सामानिक देव किसे कहते हैं? समान स्थान में होने वाले सामानिक कहलाते हैं। ये पिता, दादा, उपाध्याय आदि के समान होते हैं। और पारिषद देव, पारिषद का अर्थ है सभा। सभा में रहने वालों को पारिषद कहते हैं। ये मित्र आदि के तुल्य होते हैं। दक्षिण भाग की श्री हिरी घृति, ये देवियां अपने परिवार सहित सौधर्म इंद्र के साथ रहती हैं और उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। और उत्तर भाग की बुद्धि, कीर्ति, लक्ष्मी, ये तीनों देवियां सह परिवार ईशान इंद्र के साथ रहती हैं और उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। इन सभी सरोवर से अनेक नदियां निकलकर पूर्व पश्चिम समुद्र की ओर जाती है, जिसका वर्णन आगे सूत्र में किया जाएगा। जय जिनेन्द्र। हम्म। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। इन सरोवरों में रहने वाली जो देवियां हैं उनका भी वर्णन आपने सुना विमलेश जी के माध्यम से। तो जम्बू द्वीप में हमने देखा कि कितने जितने क्षेत्र हैं, मतलब जितने पर्वत हैं उतने ही सरोवर हैं। तो 6 सरोवर हैं, 6 पर्वत हैं, इसलिए 6 सरोवर है। उन सरोवरों के नाम भी हमने समझे। अब ये जो सरोवर हैं, इनमें से कितनी नदियां निकलती है, कहाँ निकलती हैं, ये बताने के लिए आ रही हैं अंजू जी जैन। अंजू जी है उपस्थित? जय हाँ। जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, प्रारंभ हाँ। कीजिए। हाँ, मैंने भी मतलब दीदियों ने, हमारे सब बहनों ने बहुत अच्छा बताया। मैं भी थोड़ा प्रयास कर रही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। हिमवनाथ पर्वतों पर स्थित पद्म आठ सरोवरों से गंगा, सिंधु आठ 14 नदियां निकलती हैं, जो भरत आठ क्षेत्रों से में बहती हैं। इनकी स्थिति बताने वाले 20, 21 और 22 से 23 सूत्रों का हम थोड़ा विस्तार करेंगे। भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु, हेमवत में क्षेत्र में रोहित और रोहितासा, हरि क्षेत्र में हरि हरिकांता और विदेह क्षेत्र में सीता सीतोदा, रम्मक क्षेत्र में नारी नरकांता, हैरणवत क्षेत्र में रुक्कूला और रूपकूला और ऐरावत क्षेत्र में रक्ता रक्तोदा। इस प्रकार 7 क्षेत्रों के बीच में 14 नदियां बहती हैं। हर एक दो समूह से पहली नदी पूर्व की ओर जाती है, बहती है। बाकी रही 7 नदियां पश्चिम की ओर जाती हैं। गंगा और सिंधु नदियां 14,14,000 सहायक नदियों से घिरी हुई हैं। ये गंगा सिंधु आदि नदियां हिमवन आठ पर्वतों पर स्थित पद्म आठ सरोवरों से निकलती हैं। नामक सरोवर से गंगा, सिंधु और रोहितासा, महापद्म सरोवर से रोहित और हरिकांता, और तिंगछी नामक सरोवर से हरित और थीतोदा, और क्रेसी नामक सरोवर से सीता और नरकांता, महापुंडरीक सरोवर से नारी और रूपकूला, तथा पुंडरीक नामक सरोवर से रूप स्वर्णकूला और रक्ता और रक्तोदा नदियां निकलती हैं। भरत क्षेत्र के ऊपर में हिमवन पर्वत है। पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में लमण समुद्र है। भरत क्षेत्र के बीच में विजयात पर्वत है। यह पूरा पश्चिम लंबा है तथा 24 योजन ऊंचा है, 50 योजन चौड़ा है। भूमि से 10 योजन ऊपर जाने पर उस विजयात पर्वत से दक्षिण तथा उत्तर में 2 श्रेणियां हैं, जिनमें विद्याधरों के नगर बसे हुए हैं। वहां से 10 योजन ऊपर जाने पर पर्वत के ऊपर दोनों ओर पुनः 2 श्रेणियां हैं, जिनमें व्यंतरदेव रहते हैं। वहां से 5 योजन ऊपर जाने पर विजयात पर्वत पर का शिखर स्थल है, जिस पर अनेक कूट बने हुए हैं। इस पर्वत के में 2 गुफाएं हैं, जो आर पार है। हिमवन पर्वत पर स्थित पद्म महासरोवर से निकलकर गंगा सिंधु नदी इन्हीं गुफाओं की दहली के नीचे से निकलती हुई लवण समुद्र से के दक्षिण भाग में मिलती है। विजयात पर्वत पर तथा उन दोनों नदियों के कारण ही भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए हैं। 3 खंड विजयात पर्वत के उत्तर में है और 3 खंड दक्षिण में है। दक्षिण के 3 खंडों के बीच का खंड आर खंड कहलाता है।
शेष पांचों मिलेज खंड हैं। उक्त गुफाओं में से पूर्व दिशा वाली खंड प्रताप नामक गुफा से चक्रवर्ती उत्तर के तीनों खंडों को जीतने जाता है और पश्चिम दिशा वाली तिमिस्त नामक गुफा से लौटकर वापस आता है। इसी से इस पर्वत का नाम विजयात है, क्योंकि इस तक पहुंचने पर चक्रवर्ती की आधी विजय हो जाती है। उत्तर के तीन खंडों के बीच के खंड में विश्वाचल पर्वत है, उस पर चक्रवर्ती अपना नाम उत्तीर्ण कर देता है। भरत क्षेत्र की तरह अन्य भी एरा क्षेत्र है, इसमें भी विजयात पर्वत वगैरह है तथा विजयात पर्वत और रक्ता रक्तोदा नदी के कारण उसके भी 6 खंड हो गए हैं। सब क्षेत्रों के यह क्षेत्र निषद और नील पर्वत के मध्य स्थित है। वहां मनुष्य आत्म ध्यान के द्वारा कर्मों को नष्ट करके देह के बंधन से सदा छूटते रहते हैं, इसी से उसका विदेह नामक नाम पड़ा है हुआ है। वह हमेशा चौथे तार जैसी स्थिति रहती है। उस विदेह क्षेत्र के बीच में एक सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के ऊपर दिशा वाले भाग को पूर्व विदेह और पश्चिम दिशा वाले भाग को पश्चिम विदेह कहते हैं। नील पर्वत से निकलकर सीता नदी पूर्व विदेह के मध्य से होकर बहती है और निशल पर्वत से निकलकर सीतोदा नदी पश्चिम विदेह के मध्य से होकर बहती है। इससे इन नदियों के कारण पूर्व विदेह और पश्चिम विदेह के भी दो भाग हो गए हैं। इस तरह विदेह के 4 भाग हैं। प्रत्येक भागों में 8-8 उप विभाग हैं। यह प्रत्येक उपविभाग एक एक स्वतंत्र देश है। अतः विदेह क्षेत्र में 32 देश हैं, वे सब विदेह कहलाते हैं। उन क्षेत्रों में भी 6-6 खंड हैं। वहां पर एक देश में एक एक चक्रवर्ती होते हैं हो सकते हैं। सुमेरु पर्वत तक 140 योजन ऊंचा है, जिसमें 1000 योजन तो पृथ्वी के अंदर इसकी नींव है और 99,000 योजन पृथ्वी के ऊपर उठा हुआ है। ऊपर 40 योजन की ऊंचा है। उसके चारों ओर पृथ्वी पर भद्रसाल नामक वन है। उसमें 500 योजन ऊपर जाने पर सुमेरु के चारों ओर कटनी पर दूसरा नन्नक वन है। नंदन वन के 62 योजन 1000 ऊपर पर पर्वत के चारों ओर कटनी पर तीसरा सोमनस वन है। सोमनस वन से 36,000 योजन ऊंचाई पर पर्वत का शिखर तल है। 40 योजन ऊंची चूलका है और चूलका के चारों ओर पांडुक वन है। इस वन के चारों दिशाओं में पांडुक शिला, पांडुक कंबल शिला, रक्त कंबल शिला नाम की 4 शिलाएं हैं। उन शिलाओं पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक, पांडुक शिला पर पश्चिम विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक, पांडुक कंबल शिला पर ऐरावत के क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक, रक्त शिला पर पूर्व विदेह के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक रक्त कंबल शिला पर होता है। गंगा, सिंधु और रक्त रक्तोदा की 14,000 सहायक नदियां हैं और रोहितासा और रूपपूला की 28,000 सहायक नदियां हैं। हरिकांता और नारी नरकंठा की 56,000 सहायक नदियां हैं एवं सीतोदा की 1,12,000 नदियां। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अ, सहायक नदियां वगैरह का था, लेकिन आपने विधेय क्षेत्र में 4 शिलाएं हैं और वहां पर क्या क्या होता है ये भी बताया है, आपने विस्तार किया है। पर बहुत बढ़िया, आपने जितना भी बोला बहुत अच्छा बोला है। और इसी वक्तव्य में जो आप पहले जो प्रश्न कर रहे थे विजयार्थ पर्वत और वृषभाचल संबंधी, वो प्रश्नों का उत्तर भी आप सबको मिल गया होगा, जिनका भी प्रश्न था। विजयार्थ पर्वत, विजयार्थ ही नाम उसका इसलिए है क्योंकि आधी जीत हो जाती है वहां पर चक्रवर्ती की, 3 खंड जीत लेता है तो विजयार्थ पर्वत बीच में आता है, और उसके आगे फिर 3 खंड है। तो इस तरह से विजयार्थ पर्वत बीचों बीच है और वृषभाचल पर्वत म्लेच्छ खंड के अंदर है। हाँ मंजू जी बोली। हाँ दीदी, अभी भाभी ने जो बोला ना हम्म। उसमें भी थोड़ा सा मुझे ये कंफ्यूजन हो गया। वैसे आपने बता दिया था मुझे कि ऊपर वाले 3 मलेच्छ खंड के बीच वाले मलेच्छ खंड में हम्म। विश्वाचल पर्वत होता है। हम्म। लेकिन जो ये लोग अभी दोनों ने बोला ना, तो हम्म। कुछ अलग ही बोला विश्वाचल पर्वत के बारे में। नमिता जी ने भी कुछ अलग बोला, भाभी का भी अभी देखा सुना, उन्होंने भी थोड़ा अलग बोला। नहीं, उन्होंने तो यही बोला है कि बीच वाले में होता है, म्लेच्छ खंड में होता हाँ है। भाभी,
देखो ये तो कंफर्म ही है कि मृक्ष खंड में होता है, आर्य हाँ खंड में तो होता नहीं है ना। अब या तो ऊपर वाले हाँ। में होगा, या फिर वो लास्ट वाला जो उधर से चलकर, मतलब समझ लीजिए आप पश्चिम दिशा वाला, पश्चिम, इन दोनों में से पश्चिम कहीं दिशा है में। वृषभाचल पर्वत। और विजयार्ध पर्वत हम्म तो अलग ही है, वो अलग है, और वृषभाचल पर्वत अलग है। इतनी बात तो हमें समझ हम्म में आ गई है। इसको और देखिएगा, फिर हम्म। मृक्ष खंड में है, बस इतनी बात है। कहीं भी हो, पर मृक्ष खंड में वृषभाचल पर्वत है। चलिए, अब चूंकि समय तो हो गया है हमारा, है ना। हाँ अभिलाषा जी, आपका प्रश्न उत्तर मिल गया आपको? जी दीदी, दीदी मेरे को इस बार बोलने का मौका नहीं मिला, अगर कोई खाली हो तो मैं जरूर बोलूंगी। अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए, मैं थी। जिस भी विषय पर आप बोलना चाहते हैं उस पर आप अपना नाम लिखकर मेरे पास भेज दीजिए, तो अपन जी डबल भी जी करवा सकते हैं, है ना, जो विषय आपका जी तैयार। जी जी जी, मैं थी नहीं ना अभी, तो मेरा सब रह गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो आप नाम लिखकर भेज दीजिए। हाँ सरिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी मैं बोल रही थी, मैं 27, 28, 29 बोल रही हूँ ना, तो 30, 31, 32 अभिलाषा बोल देगी, शोभा जी का वो उतना नहीं बोल पा रही है, तो अच्छा अभिलाषा बोल देगी। ठीक है, आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिएगा, फिर जैसा भी हो। हाँ आरती जी बोलिए। और 30, 31, 32 दीदी, अभिलाषा बोल। हाँ दीदी, जैसे ये अभी बताया था ना कि हिरिश्री देवियों के परिवार आरती सहित रहते, तो उनके जी, परिवार में कौन होता है? एक मिनट आरती जी, सरिता जी आप जो बोल जी। रहे हैं आप ग्रुप पर लिख दीजिएगा डायरेक्ट, तो वो जी जी। सब लोग। हाँ बोलिए अब। हम्म। हाँ, जो जब अभी बताया ना कि हिरिश्री देवियों के वो परिवार सहित रहते हैं, तो उनके हाँ, परिवार में कौन होता है? नहीं नहीं, परिवार सहित नहीं होते हैं। श्री हम्म रीम एक 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 कमल पर एक एक देवी ही निवास करती है। और जो दूसरे कमल हैं, साथ में जो दूसरे हाँ। कमल है, उसमें सामान्य और परिषद जाति के देव निवास करते हैं। और ये इसमें से तीन जो हैं देवियां, वो सौधर्म इंद्र की सेवा में रहती है, और तीन देवियां ईशान इंद्र की सेवा में रहती है। बस इतना ही ग्रहण अच्छा। करना आप उसमें से, उनका कोई परिवार नहीं जी होता। जी। ये मैं पहले भी क्लियर कर चुकी थी कि वो ब्रह्मचारी होती हैं। ये देवियां सभी ब्रह्मचारी होती हैं। नहीं, अभी बताया था ना कि वो परिवार सहित रहती, तो मेरे दिमाग में और एकदम से ऐसा है, प्रश्न आया। देखो वो परिवार शब्द कई जगह पर उपयोग किया जाता है। अब जैसे जम्बू द्वीप है, तो उसका नाम जिस वृक्ष के कारण पड़ा है वो जम्बू द्वीप, वो जम्बू वृक्ष है। और उस आप पढ़ोगे आगम में, तो वो जम्बू वृक्ष अपने परिवार सहित निवास करता है। तो अब जम्बू वृक्ष का कौन सा परिवार हो गया? तो मतलब जम्बू वृक्ष है एक, वैसे कई छोटे छोटे और भी वृक्ष है, तो वो सारे वृक्ष वहां पर रहते हैं ठीक है जी। अपेक्षा से। अब ये जैसे जो ही श्री घृति देवियां हैं, वो एक कमल में निवास करती है, तो उसके आसपास दूसरे और भी छोटे छोटे कमल हैं, उसमें भी देव निवास करते हैं, तो उसने ऐसा कहा जाता है कि वो अपने परिवार सहित निवास करती है, ठीक है। सब अलग अलग। चलिए, अभी और किसी का तो कोई प्रश्न नहीं है ना? चलिए, तो ये बहुत ही हम्म इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, महत्वपूर्ण है ये गोष्ठी, आप जरूर सुनिएगा इसमें। अभी शुरू में हम्म। ध्यान नहीं रहा, लेकिन अब कल से, आज भी हमने बाद में किया है, लेकिन कल से स्टार्टिंग से ही जो गोष्ठी में वक्तव्य देगा, उससे प्रश्न पूछने का अधिकार किसी को भी है। तो वो अपना अच्छी तरह से उस विषय में परिपक्व होकर ही वक्तव्य दे, खूब अच्छा अभ्यास करे उस विषय का, और फिर अपना वक्तव्य दे, ताकि यदि कोई भी कभी कुछ प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने में आप समर्थ हो। ऐसा तैयारी से आप आइए, ठीक है। अगर जो पहले जिन्होंने बोला था, सुषमा जी और भी जिन्होंने बोला था, उस संबंधी भी यदि कोई प्रश्न हो आपका, तो आप कल की सभा में पूछ लीजिएगा। ठीक है सुषमा जी, आप भी अपना विषय पूरा वापस तैयार करके आइएगा, ताकि प्रश्न का उत्तर दे सके। तो कल की गोष्ठी में हम सभी मिलते हैं, आज तो समय हो गया है हमारा। जिनवाणी दीदी, सूत्र। दीदी, जो, ज्ञान दीदी एक मिनट। मुझे लोकालो सोवाणी। भवानी मस्तक नमो सदा देख। बोलिए जिनवाणी माता की जय। हाँ जी, सती कोई। जय। हाँ, मैं ये कह रही थी, राजीव भैया ने जो पेपर दिया है ना हम लोगों को, हम्म। राजीव भैया, हाँ हाँ बोलिए। हम लोग को पेपर दिया है, तो उसमें जो नंबर दिया है कि इस नंबर पे सेंड करें, तो वो हम्म। नंबर सेव भी नहीं हो रहा है। तो और ना सेंड उस होगा। पे, हाँ ना उसमें सेंड हो वो रहा है, तो गलत मैंने नंबर राजीव है। भैया का, नहीं वो हाँ जो एक जो नंबर, वो नंबर गलत है, आप ना ग्रुप में से ले लो उनका नंबर।
हाँ ग्रुप मैंने वाले कर नंबर दिया है उनको, अलग से सेंड ग्रुप कर वाले दिया है। नंबर क्या है? लोगों के मंजू ग्रुप वाले नंबर क्या पास है? पहुंच चुके हैं, एक शोभा जी का और एक सुषमा जी का, दोनों के पेपर वहां पहुंच चुके हैं। ये मेरे को सूचना आ गई थी, तो इसका मतलब वो नहीं, नंबर। ग्रुप दीदी वाले में उन्होंने जो उन्हीं के नंबर नंबर पे आएगा दिया था वो जो सही है, ग्रुप में जो जो नंबर ग्रुप है ना में वो था सही नंबर। है। हाँ, तो हाँ, आप वो जो हाँ पेपर में सुषमा लिखा जी हुआ है वो और गलत है। जी आप ग्रुप पर लिख दीजिएगा, जो भी उनका नंबर है उनके नंबर पर ही सेंड दीदी जो आप ग्रुप लोगों के में है ना, पहुंच। जिससे ग्रुप उन्होंने में हाँ भी ना पेपर ग्रुप, नंबर सेंड किया था जिस नंबर से, हाँ मैंने उसी भी नंबर उसी पे पे भेजा कर है। दिया, पर अभी उन्होंने मैंने भी देखा उसी नहीं पे होगा। भेजा है। हाँ उसी पे लास्ट का भेजा है। नंबर गलत है, तो उसी टू पर की भेजिएगा। जगह 8 लिखना है, 8 टू लिखना की जगह वो 8 आएगा। है। हाँ, टू की जगह लास्ट का 8 जो आएगा। 2 नंबर है उसकी जगह 8 नंबर आएगा। 8 हाँ हाँ, बस। तो चलिए, मैंने उनको पर्सनली दे दिया है, पर उन्होंने अभी देखा नहीं। देखा तो उन्होंने किसी का भी नहीं अभी। अच्छा। नहीं नहीं, आप लोग दो लोगों का देख लिया उन्होंने, उनका आया था फोन। तो आप शोभा जी शर्मा जी का तो देख लिया था उन्होंने, अभी और कल देखेंगे। हम लोग चलिए, जय जिनेन्द्र।